हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश विदेश की खबरों के साथ हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। आमतौर पर हमारे चैनल पर आप इंटरनेशनल खबरों की उम्मीद करते हैं, लेकिन देश में क्या कुछ हो रहा है उस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। अभी पिछले 2-3 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत ही खुल करके नफरत वाली बातें कही हैं, जो आपको जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं का हक छीन करके मुसलमानों को, यानी उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा और हिंदू औरतों का मंगल सूत्र भी महफूज नहीं रहेगा, इस किस्म की बातें की हैं। उसके खिलाफ मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन में कुछ कंप्लेंट दी गई हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ लोगों ने हिम्मत की है कि पुलिस का भी दरवाजा खटखटाया जाए। इस वाकये के खिलाफ, मोदी जी की हेट स्पीच के खिलाफ सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली साहब ने दिल्ली पुलिस में, दिल्ली के निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में एक दरखास्त दी है, जिसमें कहा है कि मुल्क में सबसे बड़े ओहदे पर मौजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से की गई तकरीर तकसीम और फिरकावारियत पर मबनी है, जिससे मुल्क में, यानी जो आइंदा मुल्क जो है उससे समाज मुतासिर होगा और उससे बहुत संगीन नतायज होंगे। इसमें यह भी कहा गया कि इस तकरीर का मकसद हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मजहब और बिरादरी की बुनियाद पर दुश्मनी को बढ़ाना है। इसकी एफआईआर दर्ज करने की उन्होंने दरखास्त की है। कुर्बान अली साहब बीबीसी के नाम से तो बहुत मशहूर हुए थे एक जमाने में, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक और रिश्ता बता दूं, मुल्क की सालमियत से जुड़ा हुआ ये खानदान, इनके वालिद थे कैप्टन अब्बास अली खान साहब, जो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का हिस्सा थे। बहुत ही अहम किरदार था। तो कुर्बान अली साहब की फैमिली बैकग्राउंड, प्रोफेशन ने, मुल्क के साथ इंटीग्रिटी, उस सब के साथ उन्होंने हिम्मत की प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंप्लेंट करने की। आज हमारे से हम बात करेंगे कि आखिर, और मैं ये भी साथ साथ बता दूं, दिसंबर 2021 में हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी, उसमें बहुत कुछ नफरत की बातें कही गई थी। उस वक्त भी वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। कुर्बान अली साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। आप ये बताइए, आप ये बताइए कुर्बान साहब के, एक तो ये कि लोगों में डर और दहशत का माहौल है, उस दरमियान आपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये जो शिकायत की है, आपको क्या लगता है कि आप, एक तो ये कि हिम्मत का काम आपने किया है, और क्या ये सरकार गिरती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ है इस पहले शिकायत के बारे में जरा बता दीजिए। जी काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। ये आपने मेरी फैमिली बैकग्राउंड बताया, मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मेरे वालिद मरहूम ने 1971 में उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थी इंदिरा गांधी, उनके खिलाफ राजनारायण ने इलेक्शन लड़ा था रायबरेली से, और उसमें वो उनके इलेक्शन इंचार्ज थे। और उनके खिलाफ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उनकी मेंबरशिप टर्मिनेट की गई, उस मुकदमे में मेरे वालिद भी शामिल थे एज ए विटनेस, जिसने मुल्क की तारीख बदल दी थी। इमरजेंसी लगी और फिर इंदिरा गांधी को हटना पड़ा और जनता पार्टी हुकूमत में आई। दूसरी बात यह कि 1983 में जब मिसेज इंदिरा गांधी ने कश्मीर में पहली मर्तबा हिंदू कार्ड का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ मैंने एक आर्टिकल लिखा और मेरे ऊपर सेडिशन का मुकदमा हुआ जो 27 साल चला। हुजूम एक मैगजीन हुआ करती थी, जावेद हबीब साहब उसके एडिटर थे, उसमें वो आर्टिकल छाया हुआ था। तो जहाँ तक डर और खौफ की बात है, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से कभी हमें हुआ नहीं। और वजीर आज़म इंदिरा गांधी से जो लड़ सकता है, तो नरेंद्र मोदी तो उनके असरा अशीर भी नहीं है, इसलिए वो मसला नहीं है। लेकिन हाँ, ये कानूनी ज़रूरत भी थी काज़मी साहब, क्योंकि वजीर आज़म ने एक इंतहाई हेट स्पीच दी, जिसमें वाज़ेह तौर पे मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गया, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा गया, और ये बताया गया कि अगर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आ जाएगी तो वो हिंदुओं की प्रॉपर्टी मुसलमानों में बांट देगी। अब इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदारी की बात
कोई हो नहीं सकती। तो ये बात अगर काज़मी साहब बीजेपी के किसी मामूली वर्कर ने कही होती, किसी मेंबर पार्लियामेंट ने भी कही होती, तो शायद हम इसे दरगुजर कर देते। लेकिन मुल्क का वजीर आजम जिसने आइन की कसम खाई है, ओथ ली है, शपथ ली है कि वो बिना किसी मजहब व मिल्लत के हिंदुस्तान के हर शहरी के साथ बराबर का सलूक करेंगे, बराबर का बर्ताव करेंगे, वो वजीर आजम इलेक्शन में चंद सीटें जीतने की खातिर मुल्क की सालमियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं और एक ऐसा क्राइम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं जिससे मुल्क में आपसी जो भाईचारा है वो खत्म हो सकता है या उसमें तफरका पड़ सकता है। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो वाज़े तौर पे कहता है कि हम हिंदुस्तान के लोग आपस में भाईचारे को फरोग देंगे। यहाँ भाईचारे को खत्म करने की बात की जा रही है और वो नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर लेवल के आदमी से कही जा रही है। तो इसलिए मैंने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन थाने में, जो कि मेरे घर के इलाके में पड़ता है, वहाँ मैंने ये FIR लिख कर के तहरीरी रिपोर्ट दी है SHO को। SHO साहब ने कहा है कि वो अपने अफसरों से बात करके इस पे फैसला लेंगे। कभी इम्कान इस बात का है कि शायद ये FIR दर्ज ना करें वो, क्योंकि कल परसों ही कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर वृंदा कारात ने मंदिर मार्ग थाने में FIR कराने की कोशिश की गई थी, वो नहीं की गई। तो लेकिन हम पुलिस को मौका देना चाहते हैं आज के दिन। अगर आज शाम तक उन्होंने इसमें कोई कदम ना उठाया तो फिर हम पटियाला हाउस कोर्ट जाएंगे, जहां चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ 156 दफा 156(3) के तहत ये प्रोविजन है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि हर FIR, जो भी आदमी फरियादी आता है थाने में, उसकी FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को ये हक नहीं है कि वो दर्ज करने से इनकार करे। लेकिन आप जानते हैं मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें बड़ा मुश्किल होता है SHO लेवल के किसी आदमी के लिए इतना बड़ा डिसीजन लेना। तो फिर हम अदालत जाएंगे और अदालत से ये कोशिश करेंगे कि वो इस बात का हुक्म दे कि SHO निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन ये मेरी FIR दर्ज करे। अगर अदालत ने भी हमारी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी तो फिर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जैसा आपने बताया कि 2021 से दिसंबर से मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है अगेंस्ट हेट स्पीचेस, और वो एक नज़ीर भी बनी है कुर्बान अली वर्सेस अदर्स, और कई मुकदमों में उसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया है बतौर नज़ीर। और महाराष्ट्र में जब ये हेट स्पीच की गई थी, रैलियां निकाली गई थी, उनके खिलाफ हुक्म दिया था, उसमें भी इस मुकदमे को लिया गया है। तो हमारे जो वकील हैं कपिल सिब्बल साहब, उनका कहना ये था कि हमें जो प्रोसीजर है वो पूरा करना चाहिए, यानी FIR दर्ज करनी चाहिए। FIR दर्ज नहीं होती है तो उसको अदालत में जाना चाहिए। वहाँ भी निचली अदालत में अगर इंसाफ नहीं होता है, हमें रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जहां हमारा मुकदमा ऑलरेडी है और जहां सिर्फ हमें एक दरख्वास्त देने की ये ज़रूरत होगी कि इस मामले को लेकर के इंटरवीन करे अदालत और इस पे अपना हुक्म सादर करे। तो ये बुनियाद है, ये पस मंज़र है काज़मी साहब इस पूरे मसले का। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो PIL थी, धर्म संसद में जो नफरत की बातें की गई थी, उसकी अब क्या स्टेटस है, कहां तक पहुंचा, कोई उसमें ऑर्डर हो सका है क्या? नहीं जी, उसमें कई बड़े अहम ऑर्डर हुए। आप जानते हैं कि ये उत्तराखंड की रियासत का मामला था। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियां हैं उन्हें खुद इस तरह के मामलों में पेशरफ्त करनी चाहिए और आगे बढ़ कर के कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो ये उनका फेल्योर समझा जाएगा। तो उसके फौरन बाद ये हुआ कि वहाँ जो सो कॉल्ड धर्म संसद थी और उसके जो पार्टिसिपेंट थे, उसमें जो कल्प्रिट थे, उसमें एक डासने का स्वामी नरसिंहानंद है, एक वसीम त्यागी नाम का शख्स जो कि कन्वर्ट हुआ था हिंदू, वो अभी भी जेल में है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो एक सख्त स्टैंड लिया, उसमें न सिर्फ उत्तराखंड रियासत की हुकूमत को बल्कि रियासत उत्तर प्रदेश, रियासत हिमाचल प्रदेश और रियासत दिल्ली में भी हेट स्पीचेस और हेट क्राइम हुए थे। तो ये एक बड़ा मुकदमा बन गया है जिसमें बहुत सारे केसेस हैं और बहुत सारी पार्टी हैं। हाँ, इसमें खुद दिल्ली में चूंकि पुलिस होम मिनिस्ट्री के तहत आती है
तो हुकूमत हिंद भी इसमें एक पार्टी बनी है और उसे भी नोटिस इश्यू हुए हैं। तो मुझे उम्मीद ये है कि अगले 2-4 महीनों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस सिलसिले में एक वाज़ेह फैसला सुनाया जाएगा, जिससे हेट क्राइम्स पर एक मजबूती के साथ रोक लग सकेगी और वो एक नज़ीर बनेगा। और फिर ये नहीं कहा जा सकेगा कि असल में होता ये काज़मी साहब कि पुलिस के पास जब ये मामला जाता है तो वो कहते हैं कि साहब हेट क्राइम जो है, हेट स्पीच डिफाइंड नहीं है कि ये किस तरह का क्राइम है, किस तरह का अपराध है। तो हमने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि आपने जैसे वो लिंचिंग के मामले में गाइडलाइंस दी थी, इस मामले में भी एक वाज़ेह गाइडलाइंस दे दें ताकि पुलिस को मुकदमा करने में कोई उज़र ना हो और उसके सामने सीधी गाइडलाइन हो और वो मुकदमा कर सके। हालांकि अगर जब पॉलिटिकल विल होती है, अगर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का मकसद और मंशा साफ होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे ज़ाब्ते ऐसे हैं कि जिनके तहत कार्रवाई हो सकती है। और नफरत फैलाने वाला जो 153A, 153B और इस तरह की दफ़ाएं हैं, उसके तहत बड़े आराम के साथ मुकदमा हो सकता है और हमारे खिलाफ खुद हो चुके हैं मुकदमे, जबकि हम कसूरवार भी नहीं थे और बाद में अदालत ने हमें बाइज्जत बरी किया। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सूरत हाल है, लेकिन हम उस वक्त तक उसके हतमी फैसले का इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वजीर आजम ने जो भी ये जहर फिशानी की है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातें गई हैं, कुछ और लोग भी गए हैं। 17,000 लोगों ने एक पिटीशन दायर किया है जिसमें मैं भी सिग्नेटरी हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक टूथलेस बॉडी है, वो कोई कार्रवाई कर नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कहते हैं कि 2-4 दिन के लिए स्टार कैंपेनर को वो कैंपेन करने से रोक देते हैं। लेकिन अगर ऐसा काम इलेक्शन कमीशन वजीर आजम के मामले में करता है तो वो भी बड़ा अहम होगा और उससे भी काफ़ी हद तक हमारी जो तकलीफ है ये कम होगी। अच्छा, साहब, आपको याद होगा अभी कुछ हफ्ते पहले बीजेपी के एक एमपी ने ये अपील की थी खुल करके कि 400 से ज्यादा हमें सीटें दीजिए ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकें। और उस पर मोदी जी ने कोई ये नहीं कहा कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलने वाले। हालांकि इनडायरेक्टली कहते रहे कोई नहीं चेंज कर सकता वगैरह वगैरह। तो ये जो एक इनके इरादे साफ साफ नजर आ रहे हैं, अब उसमें कोई ढका छुपा कुछ नहीं है। तो ऐसे वक्त में अब इलेक्शन का एक फेज हो चुका है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक ऑब्जर्वर के तौर पर आपको नतीजे किस तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये बहुत वाज़ेह है, जो 102 सीटों के लिए वोट डाले गए पहले फेज में, उसमें बीजेपी की जो तकरीबन 60 सीटें थीं, उनमें से वो खबरें ये हैं कि 40 से ज़्यादा सीटें वो नहीं जीत रहे। यानी पहले फेज में ही उनको खुद इस बात का एहसास है कि 15 से 20 सीटों का खसारा हो रहा है, घाटा हो रहा है। और जबकि ये वो इलाके हैं जैसे तमिलनाडु, जहाँ उनकी पहले भी एक सीट नहीं थी और आज भी ये सूरत हाल है कि वहाँ वो एक आध सीट बाई डिफॉल्ट जीत जाएं तो जीत जाएं, लेकिन तमिलनाडु की 39 और पौंडीचेरी की एक सीट यानी 40 सीटों में से कोई भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही है। और जो दूसरी तरफ नॉर्थ में हुआ है, यूपी में भी फर्स्ट फेज में 8 सीटों पे वोट डाले गए। वहाँ बहुत वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि 2-3 सीटें गठबंधन जो इंडिया अलायंस है वो जीत रहा है। और यूपी में तो एक मजेदार बात यह है कि योगी वर्सेस मोदी और ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, ये कार्ड बहुत जबरदस्त चल रहा है। और अभी जो 26 तारीख को दूसरा फेज होने वाला है 8 सीटों पे, उसमें भी ये चीज सामने आ रही है, क्योंकि गाजियाबाद से जो कैंडिडेट से बीजेपी के और मिनिस्टर थे रिटायर्ड आर्मी चीफ वीके सिंह साहब, उनका टिकट काटने का भी काफी रिएक्शन हो रहा है। और पूरे वेस्टर्न यूपी में ठाकुरों में खास तौर से पंचायत हुई ननौता में, और उसमें ये फैसला लिया गया कि बीजेपी के खिलाफ वोट दिया जाएगा। और फिर वो वहाँ एक लोटा नमक का कंसेप्ट है कि उसमें कसम दिलाई जाती है, उसके जरिए से भी वो लोटा नमक घूम रहा है खास करके राजपूत बिरादरियों के बीच में। तो ये जो वजीर आजम की बौखलाहट है, घबराहट है, ये वाजह करती है इस बात को कि उनको इस बात का अंदाजा हो रहा है कि जो 10 साल की अपनी अचीवमेंट्स वो अभी तक गिनाते थे वो उन्होंने बंद कर दिए। अगर आपने 10 साल में वाकई राम राज आप ले आए हैं, वाकई दूध की नदियां बह रही हैं, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है,
तो फिर आपको अपने उस एजेंडे पे इलेक्शन लड़ना चाहिए था, उस पॉजिटिव एजेंडे पे इलेक्शन लड़ना चाहिए था, लेकिन वो उसमें भी एक्सपोज हो रहे हैं। एक तरफ वो बात करते हैं गरीबी हमने हटा दी है, कई करोड़ लोगों को गरीबी की जो पॉवर्टी लाइन है उससे हम ऊपर ले आए हैं, लेकिन वहीं वो इस बात का भी क्रेडिट देते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो अगर 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, इसका मतलब वो लोग गरीब हैं, वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपने लिए 2 वक्त की खुराक इकट्ठा कर सकें, उसके अहल नहीं है, और इसलिए वो सब के सब पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो इस तरह के इनर कंट्रडिक्शंस है। दूसरी तरफ इकोनॉमी की एक बड़ी रोजी पिक्चर की गई कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं और जल्द ही तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। उसकी पोल भी रोज खुल रही है। IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो जो सूरत हाल बयां कर रही हैं वो ये है कि हिंदुस्तान पे कर्ज जो है वो इंटरनेशनल एजेंसीज का लगातार बढ़ता जा रहा है और सूरत हाल बेहतर नहीं है। सूरत हाल अगर बेहतर होती तो बेरोजगारी की शरह कम होती, महंगाई कम होती, वो सब नहीं है। और ऐसे माहौल में यही एक कार्ड आखिर में बचता है जो उनका पिछले 100 साल से चल रहा है कि मेजॉरिटेरियन कम्युनल एजेंडा बनाइए, उसमें मेजॉरिटी को पोलराइज कीजिए और इलेक्शन जीतिए। लेकिन चूंकि एक बार 2 बार तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है, अब तीसरी बार लोगों को शायद ये समझ में आ गया है कि ये जो कहते हैं वो इनका मकसद वो नहीं है, कुछ दूसरा मकसद है। और अब मंदिर का भी मामला नहीं चल पा रहा है और दूसरी चीजें भी नहीं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही, कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में ये रोजे अव्वल से बहुत साफ है। RSS और जनसंघ पहले होती थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 50 के बाद, और फिर भारतीय जनता पार्टी। अभी हमारे एक दोस्त हैं सीनियर सहाफी नीलंजन मुखोपाध्याय, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बयान के बखिए उधेड़ दिए। उन्होंने बताया है कि सन 51 से ये लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें गवारा नहीं है। और गोलवलकर साहब की तो जो किताब है, जो इनकी गीता और बाइबल है, वी अवर नेशन हु डिफाइंड, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि ये हिंदुओं का मुल्क है, यहाँ हिंदुओं को नंबर 1 का शहरी बन के रखा जाएगा, बना के रखा जाएगा, और बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें नंबर 2 का शहरी बन करके और मेजॉरिटी के रहमो करम पे रहना सीखना होगा। ये उन्होंने, ये गुरु मंत्र है और इसी को मोदी जी ने लेटर एंड स्पिरिट में लागू किया है। इसीलिए RSS बहुत सारी कमियों के बावजूद, वो नरेंद्र मोदी की शक्ल नहीं पसंद करते अपर कास्ट के लोग, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे एजेंडा जो है वो बहुत इफेक्टिवली लागू कर रहे हैं। वो एजेंडा क्या है? 400 पार्लियामेंट की सीटों में से, जिनमें से 300 लोकसभा और 100 राज्यसभा में है, उसमें एक भी मुसलमान नहीं, एक भी ईसाई नहीं, एक गलती से सिख है, तो इसे आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी या इंक्लूसिव डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ये ब्लेटेंटली एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी का हिंदू एजेंडा है जिसमें बाकी किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और ये इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्पिरिट के खिलाफ है। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे अपनी आखिरी स्पीच में कहा था कि हिंदू मेजॉरिटी इस मुल्क को नहीं बनना है, सबसे बड़ा खतरा वही होगा जब इस मुल्क में हिंदू नेशनलिज्म अपने एजेंडे को लागू करेगा। अच्छा, कुर्बान साहब, डेमोक्रेसी का जो हाल हमने देखा पिछले 10 साल में, कितने स्टेट्स में हुकूमतें गिराई गई अपोजिशन की, MLAs को खरीदा गया। बल्कि मुझे याद है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बताया था कि जिन लोगों को हमने पकड़ा है अपने यहाँ साजिश करते हुए, उन्होंने ये कहा कि 10 स्टेट्स में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 4 स्टेट्स हमारे निशाने पर हैं। तो डेमोक्रेसी को इस तरह से गला घोटा गया। हमें अभी पिछले दिनों, पिछले सेशन में 100 से ज्यादा MPs को सस्पेंड कर दिया गया, यानी तकरीबन 1/4 मुल्क के जो अवाम है उनके नुमाइंदों को बाहर खड़ा कर दिया गया पार्लियामेंट में। इनसे क्या कोई कभी भी किसी भी हालत में मुल्क की भलाई की कोई उम्मीद की जा सकती है इस किस्म की हालत में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं की जा सकती। और काज़मी साहब, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये 75 साल का आज़ाद हिंदुस्तान का इतिहास है, उसमें इमरजेंसी के 19 महीने छोड़ दीजिए,
जिसमें इनमें से भी काफी लोग गिरफ्तार हुए थे, जेल गए थे। हालांकि बड़ी तादाद में इन लोगों ने माफीनामे दिए और छूट करके आ गए थे, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। तो इन लोगों का कभी भी जमहूरियत में यकीन रहा नहीं है, लेकिन ये इंदिरा गांधी पर इल्जाम लगाते थे कि उन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत खत्म कर दी, सेंसरशिप लागू कर दी, सिविल लिबर्टीज को खत्म कर दिया और अपोजिशन के सारे बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया। लेकिन आज, हालांकि हम खुद भुक्तभोगी हैं, मेरे वालिद मरहूम भी 19 महीने इमरजेंसी में जेल रहे, लेकिन आज के हालात को जब मवाजना में इमरजेंसी के दिनों से करता हूँ तो इमरजेंसी बहुत बेहतर नजर आती है। इमरजेंसी एक डिक्लेयर्ड रिजीम थी, जिसमें ये कहा गया था कि सिविल राइट्स खत्म किए गए हैं, प्रेस सेंसरशिप है और किसी को बोलने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन यहाँ तो आपने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कर रखी है। सारा जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो उसकी हिम्मत नहीं है कि आपके खिलाफ एक लफ्ज बोल सके। खिलाफ तो बोलना बड़ी बात है, आपको क्रिटिसाइज कर सके, आपको गलत कर सके। जिन जिन टीवी चैनल्स में या अखबारों के एडिटर्स ने ये हिम्मत दिखाई, उन्हें हटा दिया गया या मार्जिनलाइज कर दिया गया। नंबर एक। नंबर दो ये कि अदलिया में एक खास किस्म का खौफ और हिरास का माहौल पैदा किया गया है और उसकी मिसालें भी हैं। कुछ जजों का मर्डर हुआ, कुछ जजों को एक तरह से सजाएं दी गई। तो अब वो हिम्मत जुडिशरी में भी कम होती जा रही है जो एक आज़ाद डेमोक्रेसी में लिया करती है। तो मीडिया नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है और सिविल सोसाइटी का आलम यह है कि चंद लोग खड़े नजर आते हैं, क्योंकि सबको ये डर है। अब मैंने जब ये एफआईआर किया, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, भाई कौन है, अजीजों ने मशवरा दिया, अरे भाई बड़े खतरनाक लोग हैं, आप किनसे पंगा ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये हमें इस मुल्क के आईन ने हक दिया है, हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो कर नहीं रहे, हम कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे, हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। हाँ, ये है कि हम जो हक मिला हुआ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उस इस्तेमाल को आखिरी लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन हम इनके स्याह और सफेद को और इनकी गलत बयानी को, इनके हेट स्पीचेस को एक्सपोज करने का तो काम कर सकते हैं। तो उतना काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़े लोगों की तादाद ऐसी है जो हमारी हिमायत में खड़े होंगे और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। कुरबान साहब, ये बात बहुत अहम है कि इन 10 सालों में जिस किस्म के वाकयात हमने देखे, तन्हा किसी मुसलमान को जाते हुए देखा, 100-200 लोगों ने उसको मार दिया, मॉब लिंचिंग की और बहुत से वाकयात हमारे सामने हैं। उस सब के बावजूद आपके अंदर वो अभी हौसला है कि हम बराबर के शहरी हैं, ये असर्ट करने का। ये मैं समझता हूं मुल्क के सभी लोगों में ये होना चाहिए। एक चीज मैं अब आगे पूछना चाहता हूं, ये बहरहाल लोगों को एक नफ्सियाती किस्म का सवाल है, डर को खत्म कैसे किया जाए, लोगों को ये कैसे समझाया जाए? देखिए, इसके लिए काज़मी साहब, आपने कहा ना 10 साल से ये माहौल बना हुआ है और इस एजेंडे पे ये पिछले 100 साल से काम कर रहे हैं। आरएसएस की जो स्थापना का अगले साल 100 साल पूरे हो रहे हैं और वो जिस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहते थे, देखना चाहते थे, वो उन्होंने लेटर एंड स्पिरिट में कर दिया। लेकिन अभी भी एक चीज है कि बाय डी फैक्टो तो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना दिया, लेकिन डी जूरे नहीं बना पाए हैं। तो पिछले 10 साल से जो माहौल बनाया गया वो यही कि ये मुल्क एक हिंदू राष्ट्र है, जिसका कंसेप्ट सावरकर साहब ने 1923 में एक एस्से लिखा था और 1924 में जब वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हमारे सामने रखा था, जिसपे आज नरेंद्र मोदी साहब और उनकी हुकूमत और उनकी जमात गामजन है और जिसे आरएसएस की पूरी सपोर्ट हासिल है। लेकिन अभी भी ये मुल्क टेक्निकली डी फैक्टो हिंदू राष्ट्र तो बना दिया गया, लेकिन डी जूरे नहीं है। तो जब तक डी जूरे नहीं बनाते हैं, तब तक हमें जो इख्तियारात मिले हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, हम उनका इस्तेमाल करते रहेंगे और हर शहरी को करना चाहिए। अगर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ भाई ये मुल्क हिंदू राष्ट्र है, जिसकी भी कोशिशें सुनाई दे रही हैं, आवाजें आ रही हैं कि अगली बार अगर ये 400 पार आ जाते हैं, यानी 3/4 मेजोरिटी मिल जाती है, तो ये आइन को बदल सकते हैं। हालांकि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो ये है
कि आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। केशवानंद भारती मामले में ये रूलिंग आ चुकी है, लेकिन इन लोगों से कोई बहीज नहीं, जो इस हद तक जा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, अगर आप ये करते हो कि आप डिक्लेयर करो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र, तो जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया, आप उस तरह से डिक्लेयर कीजिए ताकि आपकी कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी तो बने। आप एक तरफ तो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर खुद भी आ जाएं तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां आप डे इन एंड डे आउट उड़ा रहे हैं। आप इसकी जो एक सैंक्टिटी है उसे खत्म कर रहे हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की कसम लेकर के आपने वजीर आजम बने, उसकी शपथ ली, उस ओहदे पर हैं, आप उसको रोज तोड़ रहे हैं, तो इसलिए आपके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। मगर मैं आपको काज़मी साहब ये बताऊं कि इस वक्त मुल्क में ये हालात बन रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जाने वाले हैं, क्योंकि लोगों में ये रियलाइजेशन हो रहा है। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं, आप जानते हैं, कि जो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए या अपनी विशफुल थिंकिंग के लिए इस बात को कहें। मैंने पिछले 4 इलेक्शन यूपी में और सेंटर के देखे हैं, 2014, 2017, 2019, 2022, और ये अब 5वां इलेक्शन में देख रहा हूं, जिसमें अब अवाम में वो इनकी सपोर्ट नहीं है। नॉर्थ इंडिया में, साउथ को तो जाने दीजिए, साउथ में तो बिल्कुल सफाया है, और किसी ने बहुत सही कहा कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ। तो ये है कि इनको मेजॉरिटी मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। जो इनका अलायंस है वो भी आप जानते हैं कि 2014 और 2019 के मुकाबले में जो 2 बड़े पिलर्स थे उस अलायंस के, शिवसेना वो इनके साथ नहीं, अकाली दल इनके साथ नहीं, और दिखाने को इन्होंने 36 पार्टियों का एक अलायंस बना रखा है, लेकिन उनमें से 22 पार्टियां ऐसी हैं जिसका ना एक एमपी है ना एक एमएलए है। तो सूरत हाल में, और बिहार में इस बार बड़ा ही फॉर्मिडेबल अलायंस बना है कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज का, जो कि एक बड़ा चैलेंज है। जहां सिर्फ 1 सीट मिली थी, थोड़ा सा खतरा बंगाल में नजर आता है, क्योंकि वहां अलायंस पार्टनर ने इस बात की कोशिश नहीं की कि ममता बनर्जी के साथ कोई अलायंस हो जाता। तो सिर्फ एक स्टेट ऐसी दिखाई देती है कि जहां शायद इनको कुछ कामयाबी मिले, लेकिन ममता ने जिस तरह से हेड ऑन इनको लिया है, वो वहां भी बहुत ज्यादा कामयाबी के चांस नहीं लग रहे हैं। लेकिन 4-5 सूबे ऐसे हैं जहां ये 100% थे, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ 1 या 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो अब एक सैचुरेशन पॉइंट भी आ गया है, और गुजरात में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस बना है। तो उम्मीद इस बात की है कि वहां भी ये हर स्टेट्स में 2-2, 4-4 सीटें, में बहुत ज्यादा नहीं कहता, लेकिन जीत सकते हैं। अब आप देखिए कि सूरत में जिस तरीके से डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया गया कि कांग्रेस कैंडिडेट का पर्चा खारिज कराया गया, बाकी जो 4-5 इंडिपेंडेंट थे उन्हें एबडक्ट करके, उनसे जबरदस्ती और शायद लालच दे करके भी उनसे वापस कराया गया ताकि इलेक्शन ना हो, सीट जीत ले। तो जब रूलिंग पार्टी इस तरह की बातें करने लगे, और प्राइम मिनिस्टर की हताशा और निराशा जो है वो सामने दिखाई दे रही तकरीरों में, कि वो बजाय अपने अचीवमेंट के हिंदू मुसलमान करने लगे हैं, पोलराइज करने की बात कर रहे हैं, तो इसका सीधा और साफ मतलब है कि बीजेपी इलेक्शन हार रही है, और अगले 6 जो फेज बचे हुए हैं उनमें ये बात वाज़ेह हो जाएगी। जी कुरबान साहब, हमारे जो दर्शक हैं, जो नाजरीन हैं, वो अक्सर हमसे इंटरनेशनल खबरें उम्मीद करते हैं। इसमें एक इंटरनेशनल एंगल से थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आपकी समझ, तजर्बा, आप बीबीसी में लंदन में भी काम किया है और मुख्तलिफ मुल्कों को आपने बहुत नजदीक से देखा है। इजराइल और आरएसएस का जो गठबंधन है एक तरह का, और उसके बाद बिगड़ते हालात हमने जब देखे हैं, तो ये आरएसएस और इजराइल के इस गठबंधन के नतीजे में ही हमने बीच में देखा कि उनके स्पाईवेयर यहां पर इस्तेमाल किए गए, जर्नलिस्ट के खिलाफ, खुद राहुल गांधी के खिलाफ, बहुत से लोगों के खिलाफ। तो जो इजराइल इनको, आरएसएस को मदद करता रहा है। अभी एक खबर आई कि एलन मस्क ने आने का अपना दौरा पोस्टपोन किया है। तो ये इजराइल इनको अब तक कितनी मदद कर रहा है, क्या क्या चीजें हैं जो थोड़ा सा अगर आप बता दें तो मेरे ख्याल से वो एंगल भी साफ हो जाए। मैं तो अपने दर्शकों से एक बात अक्सर कहता हूं नतीजे के तौर पर, कि जहां जहां अमेरिका और इजराइल दोस्त के तौर पर आते हैं, उन मुल्कों को तबाह करते हैं। आपकी अपनी क्या राय है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और आपने जो ज़िक्र किया जिस तरह से सहाफ़ियों का, तो आप तो खुद भी उसका शिकार हुए हैं और आपने उस सारी चीज़ों को झेला है। आपसे बेहतर
कौन जान सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका जिस बेशर्मी के साथ में अपना एक एजेंडा चलाता रहा है और उसमें इज़राइल को हर मामले में वो डिफेंड करता है, यानी पूरी दुनिया इस वक़्त बहुत 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक वो मुल्क हैं जो अमेरिका और इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी तादाद बहुत कम है, बहुत ही कम है, और हमने देखा कि चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मामला हो, ह्यूमन राइट्स का मामला हो, यूनाइटेड नेशंस का मामला हो, साउथ अफ्रीका से लेकर के और मलेशिया और इवन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक ने आकर के फिलिस्तीन की हिमायत की है और इज़राइल की मुखालफत की है। लेकिन आप जानते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि आरएसएस और इज़राइल का पुराना नेक्सस है, दोनों का मकसद है एंटी मुस्लिम होना, ये एक चीज़ कॉमन है। और इसीलिए चाहे वो वाजपेयी जी की हुकूमत रही हो या पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की हुकूमत, इन दोनों की कोशिश ये रही कि इज़राइल के साथ बहुत ही साजगार रिश्ते बनाए जाएं, बल्कि कोऑपरेशन किया जाए, और हथियार तो खरीदते ही हैं इज़राइल से, उसके अलावा एग्रीकल्चर के सेक्टर में और भी कई इंडस्ट्रीज में इज़राइल का कोऑपरेशन लिया गया है। और इज़राइल को ये लगता है कि और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के तौर पे भी इज़राइल का कोऑपरेशन लिया जा रहा है। हमने कई बार देखा है इज़राइलियों को कश्मीर में भी, यहाँ उत्तराखंड में भी, देहरादून वगैरह में और दूसरे नॉर्थ ईस्ट एरियाज में भी, कि वो इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम कर रहे हैं। अब ये उनका मकसद है या कवर है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो इस पर बहुत ज़्यादा बैंक करते हैं। और जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, अब लेकिन मोसाद अपनी हिफाजत नहीं कर पाई, अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर पाई, तो वो यहाँ की क्या करेगी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इनका दिल इज़राइल के साथ है, मजबूरी में, और चूंकि हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशनल पोजीशन रही है फ़लस्तीन की हिमायत में, इसलिए कभी-कभी इनको सपोर्ट उधर भी दिखाना होता है और ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने की भी बात करते हैं। लेकिन ये बहुत वाज़ेह है कि जो ये ग्लोबलाइजेशन का दौर 1990 से शुरू हुआ, उसका जो मेजर बेनिफिशियरी है वो अमेरिका और इज़राइल है, और वो अपने इंटरेस्ट यहाँ बचा के रखना चाहते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत कायम रहे, ताकि उनका धंधा, उनका बिजनेस चलता रहे। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कुर्बान अली साहब, आपने हमें वक़्त दिया। ख़ास तौर पर जो आपने हेट स्पीच के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो आपने कानूनी कार्रवाई शुरू की है, हमें उम्मीद है कि कानून जीतेगा, संविधान जीतेगा, और कम से कम लोगों में आपके इस शिकायत से हिम्मत ज़रूर आएगी, हमें ऐसी उम्मीद है। और बहरहाल मुल्क का भला ना चाहने वाले, बुराई चाहने वाले, दुश्मनों से मिल जाने वाले, उनका हाल आखिर में क्या होगा, वो इलेक्शन के नतीजे, हमें उम्मीद है इस बार के काफी कुछ बड़ी तब्दीली आ सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया कुर्बान अली साहब, आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया आपका साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत आपका शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं इसी के साथ इजाजत लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।